हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर संघवाद का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें। बच्चों, यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव है तो उसे आप कमेंट में अवश्य लिखें। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 50 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें। संघवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कोशिश करें कि वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, डैश में नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1960 और चौथा है 1957। तो देखिए बच्चों, 1947 में नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का गठन भाषाई आधार के बजाय संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर मतभेदों को पहचानने के लिए किया गया था? पहला है नागालैंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2, 3। तो देखिए बच्चों, कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीयता और भूगोल के आधार पर बांटा गया है। वो राज्य हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई राज्यों के गठन में वास्तव में देश को और अधिक डैश बना दिया है? पहला विभाजित, दूसरा जटिल, तीसरा एकजुट और चौथा असहमत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकजुट। भाषाई राज्यों के गठन ने वास्तव में देश को और अधिक एकजुट बना दिया है। इससे प्रशासन को भी आसान बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठाई गई तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने डैश की इससे देश का डैश होगा? पहला आशंका व्यक्त, विघटन, दूसरा एकीकरण की बात, अस्थाई, तीसरा विघटन की बात, एकीकरण और चौथा है आश्वासन दिया और एकीकरण। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठाई गई तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन व्यक्त की कि इससे देश का विघटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के लिए दूसरी परीक्षा डैश नीति थी? पहला भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, दूसरा भोजन के आधार पर प्रांतों का गठन, तीसरा घर के आधार पर प्रांतों का गठन और चौथा ये सभी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताएं। अब देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक संघ के लिए दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। कौन सी नीति थी? भाषा नीति। और हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी की पहचान राजभाषा के रूप में होती है। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है वह हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं जिसे संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहचान राजभाषा के रूप में की गई, लेकिन हिंदी केवल डैश प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 70, तीसरा 20 और चौथा है 40। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 40। हिंदी जो है वह केवल 40% भारतीयों द्वारा ही बोली जाती है, वह उनकी मातृभाषा है, और 21% अन्य भाषाएं बोली जाती है। संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त डैश भाषाएं हैं? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा 31, तीसरा 41 और चौथा है 11। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट में फटाफट बताएं कि संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त डैश अन्य भाषाएं हैं। कितने और अन्य भाषाएं हैं आपको बताना है। अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में ही इसके बारे में मैंने बताया है, तो मुझे आशा है कि बच्चे इसका आंसर हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक उम्मीदवार डैश में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है?
पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा फ्रेंच और चौथा इनमें से कोई भाषा नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अब केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के अधिकांश सरकारी कार्य संबंधित राज्य के डैश में होते हैं। पहला अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, तीसरा आधिकारिक भाषा और चौथा कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताएं। अब देखिए, राज्यों की भी अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। अधिकांश सरकारी कार्य संबंधित राज्य की भाषा, किसकी भाषा? तो राज्य की राजभाषा, आधिकारिक भाषा में होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक भाषा। जो उस राज्य की आधिकारिक भाषा है उसी भाषा में सरकारी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी को भाषा के रूप में समाप्त किया जाना था? पहला 1950, दूसरा 1947, तीसरा 1965 और चौथा 1999। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1965। अब देखिए, संविधान के अनुसार 1965 में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग बंद कर दिया गया। किस भाषा का उपयोग बंद किया गया बच्चों? तो अंग्रेजी भाषा का। हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों ने मांग की थी कि अंग्रेजी का उपयोग जारी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 से पहले भारत में केंद्र में शासन करने वाली पार्टियों ने राज्यों की शक्ति को कम करके आंका, क्योंकि पहला कोई शक्ति साझाकरण नहीं थी, दूसरा राज्य सरकारों का कोई अधिकार नहीं था, तीसरा राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ दल अलग था और चौथा राज्य सरकारें प्रतिद्वंदी दलों द्वारा शासित और नियंत्रित थी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके फटाफट बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए, 1990 में बात कब की है? 1990 की। तो 1990 से पहले जब राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ दल अलग था, केंद्र में शासन करने वाले दलों ने राज्यों की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्तारूढ़ दल ने क्या किया था बच्चों? राज्य की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संविधान का दुरुपयोग करके उन राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी जिन पर प्रतिद्वंदी दलों का नियंत्रण था। समय डैश था। पहला ऑप्शन है 1990 से पहले, दूसरा 1990 के बाद, तीसरा 1947 से पहले और चौथा है 2016 के बाद। तो यहाँ पर 1990 से पहले की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 से पहले। 1990 से पहले केंद्र सरकार, कौन सी सरकार बच्चों? तो केंद्र सरकार अक्सर संविधान का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी जिन पर प्रतिद्वंदी दलों का नियंत्रण था। इसने संघवाद की भावना को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। और 1990 के बाद यह सब काफी बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय किस काल में हुआ? पहला ऑप्शन है 1990 के बाद, दूसरा 1990 से पहले, तीसरा 1947 के बाद और चौथा है 1950 से पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के बाद। अब देखिए, 1990 के बाद इस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ और यह केंद्र में गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत हो गई। और इससे क्या हुआ बच्चों? केंद्र में गठबंधन सरकार, किसकी सरकार? गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार के बारे में आपको बताया था। क्या आपको पता है गठबंधन सरकार क्या होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को डैश द्वारा केंद्र की मनमानी से बचाया गया था? पहला ऑप्शन है संविधान, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा है संसद और चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। राज्य सरकारों को न्यायपालिका द्वारा केंद्र की मनमानी से बचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कौन सी गठबंधन सरकार है? पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा भारतीय तमिल पार्टी और चौथा ये सभी। तो अब बात कब की जा रही है? वर्तमान की।
पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कौन सी गठबंधन सरकार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। शॉर्ट में इसे कहते हैं एनडीए, याद रखिएगा एनडीए। एनडीए की स्थापना की गई थी 1998 में। और बच्चों उस समय एनडीए के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज संघीय सत्ता साझाकरण पहले की तुलना में अधिक प्रभावी है क्योंकि? पहला ऑप्शन है, यह केंद्र में गठबंधन सरकार का युग है। दूसरा, राज्य आज अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक है। तीसरा, केंद्र आज राज्यों पर अधिक निर्भर करता है। और चौथा, राज्य स्तर पर अधिक शक्तिशाली नेता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज संघीय सत्ता साझाकरण पहले की तुलना में अधिक प्रभावी है क्योंकि यह केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग है। 1990 के बाद भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ और यह केंद्र में गठबंधन सरकार के युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना में कितनी भाषाएं हैं? पहला 1300 से अधिक, दूसरा 1300 से कम, तीसरा 2000 से अधिक और चौथा 5000 से अधिक। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1300 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और कई अन्य भाषाओं को डैश के तहत एक साथ समूहीकृत किया गया था। किसके तहत किया गया है यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मराठी और चौथा राजस्थानी। तो देखिए बच्चों, कुछ प्रमुख भाषाओं के तहत अन्य भाषाओं को एक साथ समूहीकृत किया गया था। अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और कई अन्य भाषाएं हैं जिनको एक साथ हिंदी के तहत समूहीकृत किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के समूहीकरण के बाद जनगणना में डैश प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से डैश भाषाएं अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इसीलिए इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। पहला है 121 22, दूसरा 22 167, तीसरा 148 21 और चौथा 126 11। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताएं। अब देखिए, भाषाओं के इस समूहीकरण के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इसमें 22 भाषाएं अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो 22 भाषाएं हैं वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इन 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी भाषा हिंदी केवल डैश प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है। पहला ऑप्शन है 66, दूसरा 88, तीसरा 44 और चौथा है 79। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 44। सबसे बड़ी भाषा हिंदी केवल 44% भारतीयों की मातृभाषा है। कितने प्रतिशत? 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को केवल 0.02% भारतीयों ने इसे अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज किया। पहला हिंदी, दूसरा कश्मीरी, तीसरा कन्नड़ और चौथा है अंग्रेजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अंग्रेजी को केवल 0.02% भारतीयों ने मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की तुलना में कितने देशों की जनसंख्या अधिक है? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा है 7। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए, यदि उत्तर प्रदेश या एक अलग देश होता तो उत्तर प्रदेश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो बच्चों 5वां आबादी वाला देश क्यों होता यह भी जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की औसत जनसंख्या घनत्व है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जाती है
और स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे कहा जाता है? पहला केंद्रीकरण, दूसरा संघ, तीसरा स्थानीय सरकार और चौथा विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर सत्ता छीन ली जा रही है और फिर दी जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे विकेंद्रीकरण। अब देखिए, विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासी निकायों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यह सरकार के उचित कामकाज में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का मामला इस आधार पर टिका है कि डैश। पहला, यह बेहतर प्रशासन बनाता है। दूसरा, यह एक गैर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, यह लोकतंत्र के सिद्धांत को साकार करता है। और चौथा, यह भ्रष्टाचार को कम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लोकतंत्र के सिद्धांत को साकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने है 1985, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और चौथा है 1993। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। अब देखिए, 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। लोकतंत्र के तीसरे स्तर, थर्ड स्टेप कह सकते हैं, या तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में डैश सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? पहला 2/3, दूसरा 1/3, तीसरा 1/4 और चौथा है 1/5। तो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। अब देखिए, 73वें और 74वें 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में सभी सीटों का 1/3 किसको दिया है? महिलाओं को, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में कौन सी संस्था बनाई गई? पहला सैक, दूसरा मैक, तीसरा पीईसी और चौथा है एसईसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एसईसी। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग, एसईसी का फुल फॉर्म क्या है? ये हो जाएगा आपका राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। शॉर्ट में इसे कहते हैं एसईसी। ओके, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण स्थानीय सरकार को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज, दूसरा नगर निगम, तीसरा नगर परिषद और चौथा वार्ड परिषद। तो यहाँ पर एक ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है यह बताना है। बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। अब देखिए, पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन पहली बार किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। और कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किस जिले में सबसे पहले बार किया गया था, तो नागौर जिले में। और वह जिला कहाँ है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक परिषद जिसमें कई वार्ड सदस्य होते हैं, जिन्हें अक्सर पंच और अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, क्या कहलाती है? पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा ग्राम परिषद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक परिषद है जिसमें वार्ड सदस्य होते हैं, जिन्हें अक्सर पंच और अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व डैश द्वारा किया जाता है। पहला मुख्यमंत्री, दूसरा पंच, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व कहलाता है पंच। क्या कहलाता है? पंच। और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व पंच द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पंचायत राज अधिनियमों के अनुसार डैश की
एक वर्ष में कम से कम 2 से 4 बार बैठक होनी चाहिए? पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा मंडल समिति और चौथा पंचायत समिति। तो देखिए, राज पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की, किसकी? ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 से 4 बार बैठक कराती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ग्राम पंचायतों को एक साथ सामूहिक किया जाता है जिससे आमतौर पर डैश कहा जाता है? पहला है पंचायत समिति, दूसरा ब्लॉक समिति, तीसरा मंडल समिति और चौथा सभी। तो देखिए, कुछ ग्राम पंचायत को एक साथ सामूहिक किया जाता है जिसे आमतौर पर सभी कहते हैं। पंचायत समिति भी कहते हैं, ब्लॉक समिति भी कहते हैं और मंडल समिति भी कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिले में सभी पंचायत समितियां या मंडल मिलकर गठित करते हैं? पहला है नगर पालिका, दूसरा जिला पंचायत, तीसरा जिला परिषद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, एक जिले में सभी पंचायत समितियां या मंडल मिलकर के जिला परिषद का गठन करती हैं। किसका? तो जिला परिषद का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को डैश कहा जाता है? पहला सरपंच, दूसरा शहर प्रमुख, तीसरा मेयर और चौथा है शेरिफ। तो क्या कहा जाता है यह बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेयर। मेयर को हम महापौर भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? महापौर। ओके, किसे कहते हैं? तो मेयर को। और यह नगर निगम का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रमुख डैश होता है? तो अभी बताया आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मेयर, सरपंच, अध्यक्ष और पार्षद। कमेंट में बताएं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है मेयर, दूसरा नगर पालिका अध्यक्ष, तीसरा सरपंच और चौथा गांव का कोई सदस्य। तो यहाँ पर बात हो रही है नगर पालिका का। तो नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होगा? प्रमुख कौन होगा? नगर पालिका अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण को सहभागी लोकतंत्र के साथ जोड़ने का प्रयोग डैश में किया गया? किस में जोड़ने का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है साओ पाओलो, दूसरा पोर्टो एलेग्रे, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा है सैन डिएगो। यहाँ देखिए बच्चों, सहभागी लोकतंत्र के साथ विकेंद्रीकरण, जिसमें संस्थागत संदर्भों और मानकों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए लोगों की अधिक भागीदारी के साथ शक्तियों को साझा किया जाता है। और इसे जोड़ने का प्रयोग किस में किया गया है? पोर्टे एलेग्रे में। किस में? पोर्टे एलेग्रे में, जो दक्षिण ब्राजील में रियो ग्रांडे डो सुल राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण ब्राजील में रियो ग्रांडे डो सुल इसकी राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक असाधारण प्रयोग किया है जो विकेंद्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र दोनों को जोड़ता है? पहला भारत, दूसरा ब्राजील, तीसरा यूएसए और चौथा यूके। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील ने एक असाधारण प्रयोग किया है जो विकेंद्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टो एलेग्रे किस देश का लोकप्रिय शहर है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए और चौथा है यूके। तो बच्चों, पोर्टे एलेग्रे किस देश का लोकप्रिय शहर है? फटाफट बताएं, इसका आंसर बताएं बच्चों, क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। दक्षिण ब्राजील का यह शहर है। इसकी राजधानी का नाम हमें कमेंट में बताइए। अभी मैंने आपको लिख करके बताया कि इसकी राजधानी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह डैश के कारण संभव है? किसके कारण संभव है? पहला बढ़ती आबादी, दूसरा महिला आंदोलन, तीसरा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण और चौथा राजनीतिक दलों की नीतियां। तो देखिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाएं क्या हैं? अब सरकारी निकायों में आगे बढ़ रही हैं। बच्चों, आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका आंसर हमें कमेंट में अवश्य दें। आपके आंसर देने से हमें ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाना सफल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा आती है?
पहला है समवर्ती सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संघ सूची और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके फटाफट बताएं कि किस सूची में शिक्षा आती है। तो शिक्षा जो है वह आती है समवर्ती सूची में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत 1976 में एक संशोधन जोड़ा गया और यह संशोधन शिक्षा से संबंधित था। इसे जोड़ा गया समवर्ती सूची में, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के कानून बनाया। और हम यह भी जानते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है तो मान्यता किसकी होती है? केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? पहला भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा भारत सरकार, तीसरा भारत का संविधान और चौथा भारत का जिला न्यायालय। तो कौन होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का संरक्षक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया? पहला ऑप्शन है गुजरात के पोखरण, दूसरा राजस्थान के पोखरण, तीसरा दिल्ली के पोखरण और चौथा मुंबई के पोखरण। तो किस स्थान पे किया था बच्चों? पहली बात तो बच्चों दिल्ली में कोई पोखरण नहीं है, मुंबई में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के पोखरण में। और कब किया था? तो वह डेट भी आप याद रखें, किया गया था 18 मई 1974 में। और उस परीक्षण का कोड नेम भी था। कोड नेम क्या था? तो देखिए कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था बच्चों? स्माइलिंग बुद्धा। ये था उस परीक्षण का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की मूल रूप से प्रदान की गई प्रणाली कौन सी है? पहला है 5 स्तरीय प्रणाली, दूसरा 4 स्तरीय प्रणाली, तीसरा 2 स्तरीय प्रणाली और चौथा 1 स्तरीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान ने मूल रूप से सरकार की 2 स्तरीय प्रणाली प्रदान की थी। एक था केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। लेकिन बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघ का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो कमेंट करके बताएं बच्चों वो तीसरा स्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान कहाँ है? पहला राजस्थान पुस्तकालय में, दूसरा संसद के राज्य पुस्तकालय में, तीसरा जम्मू के केंद्रीय पुस्तकालय में और चौथा संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में। तो मूल संविधान कहाँ है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत के संविधान की 3 मूल प्रतियां हैं। कितनी? 3 मूल प्रतियां हैं। इन सभी प्रतियों को संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में रखा गया है, जहां 3 कमरों का सुरक्षा घेरा है। अब देखिए 3 मूल प्रतियां हैं और 3 कमरों के सुरक्षित घेरों में ये रखा गया है। और संविधान की जो यह मूल प्रति है वह 22 इंच लंबी, कितनी इंच लंबी है? 22 इंच लंबी है और 16 इंच चौड़ी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम ब्लॉक स्तर पर सरकार को क्या कहते हैं? पहला है लोकसभा, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा पंचायत समिति और चौथा विधान परिषद। तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर सरकार को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत समिति। और यह जो है पंचायत समिति वह स्थानीय सरकारी निकाय है। स्थानीय सरकारी निकाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला स्तर पर कौन सी स्थानीय सरकार कार्य करती है? पहला है राज्यसभा, दूसरा जिला परिषद, तीसरा पंचायत समिति और चौथा लोकसभा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। जिला परिषद स्थानीय सरकार है जो जिला स्तर पर काम करती है और यह पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर के अंतर्गत आता है। किसके? तो तीसरे यानी कि थर्ड स्तर के अंतर्गत आती है। बच्चों भारत में पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप कब दिया गया था? 1992 में। कब दिया गया था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे विशेष दर्जा प्राप्त हो। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा दिल्ली और चौथा राजस्थान।
तो वह राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश का? अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फटाफट कमेंट करके बताएं कि भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है राज्य द्वारा शासित एक छोटी प्रशासनिक इकाई, दूसरा संघ द्वारा शासित एक छोटी प्रशासनिक इकाई, तीसरा एक छोटी प्रशासनिक इकाई जो दूसरे राज्य द्वारा शासित होती है, और तीसरा एक छोटी प्रशासनिक इकाई जो स्थानीय सरकार द्वारा शासित होती है। तो क्या मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ द्वारा शासित एक छोटी प्रशासनिक इकाई, इसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों पर बच्चों भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसने शासन किया? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल और चौथा केंद्र शासन सरकार। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन होता है केंद्र सरकार का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।